हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। हमारी जो तैयारी चल रही थी उसी में कुछ और करेंगे। देखिए, आज बात करने वाले हैं हम हाइपोथेसिस और उससे टेस्टिंग कैसे होती है। पूरा हाइपोथेसिस नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड टर्म्स और एरर क्या हो सकती है हाइपोथेसिस में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। और बेसिक से स्टार्ट करने से पहले मैं देखिए एक मान लेता हूँ क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी हाइपोथेसिस की। ठीक है, ये कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन यानी पूरी समष्टि है। ठीक है, ये पूरी पॉपुलेशन हो गई हमारी, राइट। इस पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उनको हम म्यू से लिखते हैं, सिग्मा लिखते हैं। पूरी पॉपुलेशन का जो होगा यानी माध्य जो है म्यू है, ठीक है, या जिसको प्रथम मोमेंट भी बोल सकते हैं। सिग्मा यानी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, प्रमाप विचलन है। और इसमें से मैं चाहता हूं कि सैंपल लिया, मान लो मैं इस समष्टि से एक सैंपल ले लेता हूं और वो सैंपल ये है। उस सैंपल के लिए मैंने मीन फाइंड किया x और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन s फाइंड किया। ठीक है, एस एक्स लिख देता हूँ, एस से लिख देता हूँ, वैसे म्यू लिख देते हैं हम जब टेस्टिंग करेंगे तो इसको हमने सैंपल लिया। ये हमारी क्या पॉपुलेशन है और ये हमारा सैंपल है। अब देखिए, मान लो मैं कहता हूँ कि इसका जो मीन है, पॉपुलेशन का मीन है वो 23 है, और मैंने जो यहाँ से सैंपल लिया उस सैंपल से जो मीन निकाला उसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं कि क्या ये ये जो सैंपल लिया है हमने, क्या ये इसको जो परिवर्तन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, यानी इस पॉपुलेशन की पूरी जानकारी दे रहा है कि नहीं, उसके बारे में पता करना है। यानी हमें एक्चुअल में क्या करना है, मीन के लिए हो सकता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं देखिए सबसे पहले बात करता हूँ हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की, कैसे क्या मतलब है इसका। मैं कहता हूँ कि एक दो तरीके से कर सकते हैं। मैं एक तो कर सकता हूँ पॉइंट वाइज, पॉइंट बिंदु, ठीक है, बिंदु पे अगर मान लो इसका मीन 23 आ जाता है तब तो ठीक है, हमारा जो सैंपल लिया है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि सैंपल से मान लो इसका मीन आ जाता है 24 या कुछ और आ जाता है, तो अब हम देख के कहेंगे नहीं ये तो पूरा रिप्रेजेंट ही नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करे वो तो एकदम एग्जैक्ट होगा ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इसको इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। क्या है कि 24 पे 23 है उसका मीन, हमें पता चल गया उसका पॉपुलेशन का, लेकिन सैंपल का 24 के आसपास भी आ जाए तो वो क्या है, आसपास आने का मतलब उसकी रेंज में आ जाए, और वो रेंज डिटरमाइन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। क्या है वो, उसी की बात करेंगे। एक तो होगा पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज तो एग्जैक्ट कर लिया। एक होगा इंटरवल में डिवाइड करके। अब इंटरवल में डिवाइड करना मैंने थोड़ा सा पिछले वाले वीडियो में बताया था। इंटरवल से हम चेक करते हैं कि उसके आसपास आ जाए विद सम कॉन्फिडेंस लेवल की, कॉन्फिडेंस इतने कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं 95% होने से। तो उसको समझने के लिए मैं फिर आपको देखिए दो चीज़ें होती है, टेस्टिंग करते हैं, दो तरह की टेस्टिंग होती है। हाइपोथेसिस दो तरीके बनते हैं, एक तो एट्रीब्यूट होते हैं जो, ठीक है, एट्रीब्यूट यानी गुणात्मक जिसकी बात करते हैं, ओके, और एक होता है हमारा स्टैटिकल, यानी जिसके अंदर हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, जो स्टैटिक्स हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर गुणात्मक नहीं है, ये मात्रात्मक से मतलब हो जाता है। ठीक है, ये लीजिए, एक हमारा गुणात्मक है। गुणात्मक जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं ताकि आपको एक एक स्टेप से समझना है, एक एक चीज़ें समझनी है ताकि आपका कोई भी दिक्कत ना हो हाइपोथेसिस में। तो गुणात्मक यानी एट्रीब्यूट जिसकी बात करते हैं, ठीक है, आ रहा है। इसमें देखिए इसका एग्जांपल लेता हूं। मान लो हम चेक करना चाह रहे हैं कि ट्यूबलाइट्स हैं, ठीक है, ट्यूबलाइट्स का औसत, ठीक है, जो कि औसत मान लेते हैं, आयु जो है वो क्या है, 50 घंटे है। ठीक है, 50 घंटे जब 500 घंटे जो भी है, ये क्या, इसको मेजर नहीं कर सकते हम, ये होगा एट्रीब्यूट यानी किसी गुण को बता रहा है वो। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए जैसे एग्जांपल लिख देता हूँ मैं कि हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इन एज ग्रुप
15 to 20 की 15 से 20 के बीच में जो स्टूडेंट है किसी कॉलेज में उसकी हाइट, तो ये हम मेज़र कर सकते हैं इसको डायरेक्टली कि एक बच्चे की हाइट इतनी होगी, ये होगी, हाइट को लिखा हमने। यहाँ पे गुण है। अब इसको करने के लिए हम गुणात्मक यूज़ करते हैं। और जब देखिए सबसे पहले बेसिक जो क्वेश्चन उठता है वो यहीं से उठता है कि जब हम मात्रात्मक की बात करते हैं तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होता है वो, ठीक है, जिसकी अभी हम बात करेंगे। और ये हमेशा आपका क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। तो अगर आपके पास कोई गुणात्मक चीज़ें हैं तो प्रायिकता जो बंटन है उसके अकॉर्डिंग चलेगा गुणात्मक में, उसको यूज़ करते हैं, उसकी टेस्टिंग उस पर डिपेंड करता है। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे पहले, वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी वाला होगा। लेकिन जब मात्रात्मक की बात करेंगे तो ये क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और अब इसी की बात एक बार करते हैं ताकि आपको थोड़ा और कंसेप्ट समझ में आए। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले तो फिर से हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल कर्व बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको बना देते हैं। एक मिनट रुकिए। तो देखिए नॉर्मल कर्व बनाने का मतलब क्या होगा उसको देखते हैं। देखिए छोटी चीज़ से स्टार्ट किया हमने। हम ये जानते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसको हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट मानते हैं कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसका मीन, पॉपुलेशन का जो मीन है वो म्यू यहाँ है। चलिए अब देखिए इसको, अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है पॉपुलेशन का और ये म्यू क्या है, मीन है, तो सबसे पहले तो हमें देखिए जब हाइपोथेसिस की बात करते हैं, टेस्टिंग की बात करते हैं, ठीक है, मैं भी डिफाइन करूंगा नल हाइपोथेसिस और वो, उसके लिए हमें क्या चाहिए कि कितने परसेंट में कह सकते हैं। तो दो चीज़ें देखिए, एक तो ये ग्राफ आपका ये कर्व है, एक वैल्यूज आएंगी, दो चीज़ें। अगर मान लो मैं ये कह देता हूँ कि इस ग्राफ का पूरा एरिया, मान लो मैं ये लिखता हूँ कि x बार प्लस सिग्मा एस, ये किसके लिए है, सैंपल के लिए। अभी हमने डिस्कस किया, इस सैंपल के लिए मैंने ये लिमिट निकाली, ठीक है, x बार प्लस, मैं थोड़ा और आगे चला जाता हूँ 2, ठीक है, या x बार प्लस 1.96 निकालता हूँ जो हमारे काम की है सिग्मा एस। सिग्मा एस एक्चुअल में तो ये सिग्मा एस क्या है, जो सैंपल है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेकिन इसको हम प्रमाप त्रुटि बोल सकते हैं क्योंकि वही त्रुटि होती है। प्रमाप त्रुटि का मतलब क्या होता है, जो सैंपल और जो पॉपुलेशन के बीच में जो त्रुटि आ जाती है कि पॉपुलेशन का इतना है और इसका इतना है, तो वो उसको बोलते हैं। और एक हो जाता है मेरा x बार प्लस 2.58 सिग्मा एस, ये क्या है, मीन है। तो ये तो हमें पता है कि 65 पॉइंट समथिंग, और ये पता है 95.73% का वो दे देता है अपने को। यानी अगर मैं इसकी इन दोनों की बात करता हूँ, चलिए ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको देखिए x बार प्लस 1.96s, यानी अगर इस पूरे कर्व को मैं डिवाइड करूँ पार्ट्स में और ये आ जाए 1.96, यानी x बार, ये जो मीन है इसको मान लिया, ये तो पॉपुलेशन का है, हमने x मीन, और ये यहाँ आ जाता है मान लो, और ये यहाँ आ गया। तो इसका मतलब हमने इस पूरे पॉपुलेशन को, यानी जनसंख्या जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट तो ये हो गया जिसको मैं ये कह देता हूँ, ठीक है, बाहर की तरफ है, और एक अंदर की तरफ आ गया। ये वो लिमिट है जहाँ पे 1.96 सिग्मा आएगा ना, तो इसका हाफ देखिए, हाफ उस साइड चला जाएगा और हाफ इस साइड नेगेटिव की तरफ हो जाता है, वो पॉजिटिव, यानी इसका भी 2 पार्ट्स कर दें अब। तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपका। अब देखिए ये जो रीजन है, हम हाइपोथेसिस में करते क्या है, देखिए करना कुछ स्पेशल नहीं होता है, इसको z एक गुणांक होता है, ठीक है। जैसे जैसे आगे चलेंगे हम डिस्कस करते जाएंगे। मैं क्या करूँगा, जो हमारा मीन है इसका x बार, इसका सैंपल का x बार, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन एस, इसमें मैंने क्या किया, जो म्यू है पॉपुलेशन का उसको माइनस किया और सिग्मा से डिवाइड किया, और s यानी ये प्रमाप त्रुटि है, ठीक है। चाहे तो पॉपुलेशन अगर फाइनाइट पॉपुलेशन है और सैंपल, ये भी लिख सकते हैं हम अपॉन √n, क्योंकि इसकी त्रुटि क्या होती है, मीन की जो त्रुटि होती है, स्टैंडर्ड एरर जो होती है मीन की, वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन √n। तो s लिखा या ये लिखा, दोनों चीज़ें की। इसका अंतर, इस गुणांक को निकालते हैं हम, यही है हमारा टेस्टिंग करने का मतलब, इस गुणांक की वैल्यू निकालना चाहते हैं। और ये गुणांक अगर
ये मैं कह देता हूँ कि इस रीजन को मैंने डिवाइड किया तो ये दो पार्ट बन गए। कौन से दो पार्ट? यहाँ तक तो 95% इसका एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है जी। और ये जो बचेगा वो कितना? 2.5%, ठीक है। इससे लिख देता हूँ मैं, देखिए 2.5% एरिया बचा, इस साइड भी 2.5% एरिया बचा, तो कुल मिला के 95% ये हो गया, 2.5 इधर हो गया, 2.5 ये हो गया। अब अगर ये वैल्यू मेरी जो आएगी, जो z की वैल्यू आएगी, जो गुणांक है z, ठीक है, अलग अलग यूज़ करते हैं। देखिए स्टूडेंट टी टेस्ट होता है उसमें अलग होता है, वो गुणांक थोड़ा सा चेंज होता है अलग अलग सैंपल के लिए। तो एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि ये 95%, अगर ये वैल्यू इस रीजन में आती है 95% में, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है, यानी स्वीकार्य क्षेत्र है। कि अगर, क्योंकि एक मैंने बताया पॉइंट के लिए, तो पॉइंट तो हमने हटा दिया कि पॉइंट के लिए तो एग्जैक्ट वैल्यू ले जाना मुश्किल है, तो हमने क्या किया, अभी सैंपल लिया, तो यहाँ अगर ये z की वैल्यू इस रीजन में आ जाती है, इस पूरे रीजन में, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार बना देता हूँ, यानी जो 95% लिखा है मैंने उसमें आ जाती है, तो ये क्या है? मेरा एक्सेप्टेंस रीजन है। इसका मतलब मैं ये कहूँगा, देखिए क्या कहूँगा उसकी बात करते हैं। हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं वो कहूँगा कि ट्रू हो गया, जिसको हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। और ये जो है एक्सेप्टेंस रीजन है, और इसके बाहर जो रीजन है, यानी जो 95% के बाहर हो गया, उस पे हम, यानी मेरा कॉन्फिडेंस कितना है अब? 95% है, कि 95% मैं कह सकता हूँ कि जो स्टेटमेंट है मैंने दिया है हाइपोथेसिस के लिए वो ट्रू है। क्या है वो सब डिस्कस करेंगे। देखिए यानी ये एक्सेप्टेंस, और इसके बाहर जो आता है, देखिए लेफ्ट की तरफ भी आता है और राइट की तरफ भी आता है। तो अगर वन टेल करते हैं तो एक तरफ, यानी एक तरफ ही टेस्ट करते हैं हम, तो क्या करेंगे? अपर लिमिट ले लेंगे, यानी छोटे की तरफ करते हैं तो लोअर लिमिट ले लेते हैं, यानी इसको वन टेल भी बोलते हैं। और दोनों तरफ के लिए चेक करते हैं कि इस रीजन में आ जाए, तो वो क्या होता है? 2 साइडेड टेस्ट होता है। तो ये सारा रीजन हमारा हुआ। इस रीजन में मैंने कहा 2 पॉइंट, यानी मैं 95% क्या हो गया? कॉन्फिडेंस लेवल है मेरा, यानी कितने कॉन्फिडेंस से हम क्या कह सकते हैं कि 95% कॉन्फिडेंस है मेरे को कि जो स्टेटमेंट जो है हमारा हाइपोथेसिस जो बनेगा वो ट्रू है। और इसके बाहर जो एरिया आ जाता है, जिसको 95% को छोड़ के जो रीजन बचा है, अब ये भी तो ना कि यहाँ चांस है जो कि इसकी वैल्यू इतनी बड़ी आ जाए, क्योंकि वैसे तो बहुत कम है, देखो दोनों का डिफरेंस, और फिर इससे डिवाइड किया, लेकिन इससे बाहर आ जाए तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रीजन, ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हो नॉट एक्सेप्टेड रीजन। ये भी इस साइड भी है और इस साइड भी है। क्रिटिकल रीजन कौन सा है? वो रीजन जहां पे हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, और फिर एरर का नाम आता है, वो एरर ही डिस्कस करेंगे, फिर हम हाइपोथेसिस पे चलेंगे। तो एक बार हमें टर्म पता होना चाहिए। तो अब हमने कहा कि कॉन्फिडेंस लेवल मेरा क्या है, जब मैं इसकी बात करता हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल कितना है? 95%। मैं कहता हूँ कि 95% नहीं, और कॉन्फिडेंस लेके आओ, यानी ज़्यादा एग्जैक्ट चाहिए हमें वैल्यूज़। तो हम क्या करते हैं, इस रीजन को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। अगर मैं जो प्रमाप त्रुटि है उसका 2.58 गुना किस में? मीन में, जो सैंपल मीन है उसमें ऐड कर देता हूँ, तो ये रीजन ये यहाँ आ जाता है। देखिए मैं रेड से बना रहा हूँ थोड़ा सा, ये अब क्या हुआ? अब मैं कह दूंगा कि जो मेरा रीजन है ना वो क्या कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरा क्या है? एक्सेप्टेंस रीजन, यानी रीजन थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने, यानी अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ठीक है। दिस इज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल वो क्या हो गया? अब 99% हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इस एरिया की बात करूं जो इस कर्व के नीचे आ रहा है, जैसे दूसरे वाला पार्ट लेता हूं मैं, तो इसको हटा देते हैं थोड़ी सी रीजन। अब कह सकता हूं कि यहाँ से यहाँ तक मैं कह सकता हूं कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या है? 99% है, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। यानी 95% एरिया इसमें कवर हो गया, बाकी जो बचा 1% वो 0.5% इस साइड हो गया, 0.5% इस साइड हो जाएगा, और 0.5% इस साइड हो जाएगा। ये हो गया हमारा 99% कॉन्फिडेंस लेवल। यानी जो रीजन हुआ एक्सेप्टेंस रीजन वो क्या हो गया? ये वाला बन गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए थोड़ा सा मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा क्या करना है। मैं मान लो मैं ये कहता हूँ कि मीन जो है ना, सैंपल मीन वो 23 है,
और स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रमाप त्रुटि है ना, वो मान लो 0.5 है। ठीक है जी। अब मैं इसको इनटू करता हूँ इससे, तो देखिए दो लिमिट बनेगी मेरे पास। एक तो x में क्या कर सकता हूँ, प्लस माइनस होता है, ठीक है, एक माइनस इस तरफ होगा, प्लस राइट साइड में हो जाएगा। तो मैं x बार प्लस माइनस 2 सिग्मा s निकालता हूँ, यानी प्रमाप त्रुटि निकालता हूँ। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बन जाएगा। क्या होगा वो हमें पता है कि ये 99% देता है, और सिर्फ 2.58, ठीक है, 2.58। तो करते हैं, देखिए x बार कितना है 23 प्लस माइनस, समझने की कोशिश करना, एक एक चीज़ें हैं, उसके बाद हम जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो ऐसे घुमा देते हैं इन्हीं में। प्लस क्या है मेरा 2.58 इंटू 0.5, ठीक है। अब मैंने इसको किया तो ये क्या बन जाएगा 23 प्लस माइनस, इसको इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 1, 7 और 8, 1.78। यानी ये हमारी लिमिट बनी, यानी ये वाला जो पॉइंट बना इधर वाला वो इससे 23 माइनस 1.78 बनेगा, और उस साइड इससे ज़्यादा रीजन जो बनेगा 23 प्लस 1.78, यानी ये कुल मिला के जो आने वाला है वो आ जाएगा 21 पॉइंट, दैट इज 22, ओके 0.22, और इसमें आ जाएगा 4.78। यानी ये जो है ये यहाँ पे ये लिमिट बनी 21, ओके 21.22, और ये बनी 24.78। अगर ये वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जो z जिसके बारे में बात कर रहा था मैं गुणांक की, अगर ये वैल्यू इसके अंदर आती है, कहाँ से 21.22 से 24.78 आती है, तो हम कह देते कि हमारा जो 99% केस में जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, उसको प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूँ कि उसके आसपास आ गया, तब भी हमको कह देते कि 99% केस में जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अगर वो इससे बाहर आता है, मान लो वो क्या आ जाता 25 आ जाता, 25 इसका मतलब बाहर चला गया, क्रिटिकल रीजन में चला गया, इसका मतलब ये रीजन में, यानी जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं वो 99% लेवल पे भी ट्रू नहीं है। अच्छा, अगर लिमिट देखिए, एक चीज़ देखना आप, ये 99% पे है लिमिट, और अगर मैं 95% पे लूँगा ना तो ये थोड़ी कम आएगी इससे, और ये थोड़ी सी कम आएगी, यानी जो एरिया है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी एक्सेप्टेंस रीजन कम बन जाता है उस केस में। तो जितना, यानी ये रीजन क्या बता रहा है, ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा है कि कितना कॉन्फिडेंस, जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा, यानी हमारे हाइपोथेसिस के ट्रू होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्रिटिकल रीजन हो गया। कॉन्फिडेंस लेवल, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ये हो गया कि जैसे मैंने ये रीजन लिया तो 99% है, अगर मैं 1.96 लेता जो पहले कर रहा था तो वो 95% दे रहा था। ये समझ आ गया होगा आपको। अब आगे चलता हूँ मैं और आगे आपको बताता हूँ कि एरर क्या होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब एरर्स की, टाइप्स ऑफ एरर इन टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या है, चलिए पहले इसको बता देता हूँ आपको कि हाइपोथेसिस दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेट, इसके अलावा जो होता है अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को H0 से लिखते हैं, जीरो का मतलब कोई अंतर नहीं हो, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है HA से लिख देते हैं या कई बार H1 से भी लिखते हैं। इनका मतलब समझते हैं, और इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। देखिए, नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि जो स्टेटमेंट दे रखा है उससे हम अंतर मानते ही नहीं है। देखिए क्या होगा, देखिए जैसे मैंने कहा कि पॉपुलेशन, मैंने मीन कैलकुलेट किया और पॉपुलेशन का मीन क्या था 23 था, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ H0 सच दैट जो म्यू है, यानी जो पॉपुलेशन है उसका पैरामीटर मान लो 23 है मीन, यानी जो मीन है किसका, पूरी पॉपुलेशन का, और जो हमने कैलकुलेट किया वो सेम है। सिंपल सी बात है। इसको टेस्ट करते हैं कि वास्तव में सेम है वो, और विद सम लिमिट कॉन्फिडेंस लेवल, और उस रेंज के अंदर चेक करेंगे। इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, मैं कह सकता हूं कि म्यू इज लेस देन 23 और म्यू इज ग्रेटर देन 23। ये तो लेफ्ट साइड की तरफ बताता है, ये राइट साइड की तरफ बताता, या फिर इसका अल्टरनेट
ये तो देखिए सिंपल हो गए, ये भी सिंपल है और ये भी सिंपल है। कई बार ऐसे भी दे देते हैं इज़ नॉट इक्वल टू 23, यानी अगर ये ट्रू है तो ये गलत हो जाएगा, अगर ये गलत है, ये हमारी अवधारणा गलत है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। एक ट्रू होगा, या तो H1 या H0। तो नल हाइपोथेसिस एक्चुअल में क्या है? नल हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम उसके रिजेक्शन के लिए चेक करते हैं। हम ये करना चाहते हैं कि म्यू 23 नहीं है, ठीक है, यानी जो हमने मीन कैलकुलेट किया है x बार वो 23 नहीं है, और जो म्यू है वो 23 है, यानी जो है मीन वो उसके एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, तो इसके बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। अब देखिए नल हाइपोथेसिस का रीज़न मैंने आपको बताया अभी अभी कि वही चीज़ें हैं। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हो गया जब स्टैटिकल की बात करते हैं, स्टैटिक्स की बात करते हैं, और ये हमारा मीन हो जाएगा। और इसके पास मान लो मैं 95%, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल लेता हूँ, तो 95% लेता हूँ, तो इसका मतलब 2 लेवल होते हैं, ठीक है, वो टेस्टिंग में बताऊँगा मैं जब स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या देखेंगे, उस केस में अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल ले रहा हूँ तो मैं इसको क्या लिखूँगा, जो लिमिट बनेंगी वो मेरी क्या होंगी, x बार प्लस 1.96 ये इस साइड, और इस साइड क्या हो जाएगा x बार माइनस 1.96 सिग्मा, ठीक है। ये लिमिट यहाँ लिख देता हूँ, चलिए ये यहाँ की लिमिट हो गई, और इधर आ जाएगा x बार प्लस 1.96 सिग्मा। ये क्या बता रहा है, सिग्मा मतलब एरर से है, स्टैंडर्ड एरर बोल दो, या पॉपुलेशन जो सैंपल है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बोल दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए मैं कहता हूँ 95% यानी x बार से 1.96 इधर हो या इधर हो, अगर मेरा ये जो वैल्यू निकालता हूँ z जिसको मैंने गुणांक कहा वो इस रीजन में आ जाएगी, तो मैं इसको ट्रू मान लूँगा कि भाई ये है। अदरवाइज मैं कहूँगा कि नहीं, इसके बाहर आ रही है, क्रिटिकल रीजन में आ रही है, जो एक्सेप्टेबल रीजन है, ठीक है, उसके बाहर आ रही है, नॉन एक्सेप्टेबल रीजन में आ रही है, रिजेक्टेड रीजन जिसको बोल सकते हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, जेड का गुणांक निकालते हैं, वो प्रोसेस है, वो भी डिस्कस करेंगे, उसके स्टेप्स जो पढ़ेंगे हम हाइपोथेसिस के। ये थोड़ी सी जानकारी है ताकि आपको जब समझ में आए कि हाँ ये चीज़ वो है, तब समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात करते हैं नल हाइपोथेसिस की। मैं चाहता हूँ, देखिए मेरा H0 है, ठीक है, ये क्या हो सकता है, एक्सेप्टेड, यानी ट्रू कर सकता हूँ, ये ट्रू हो सकता है और ये फॉल्स हो सकता है। अब मेरा जो रिजल्ट आया उसको मैं एक्सेप्ट करूं या नहीं भी करूं। एक H1 है मेरे पास, H1 ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। अब देखिए ये मेरा जो बना, इसको बात करता हूं। मान लो मैं कहता हूं कि ये जो रिजेक्टेड रीजन है उसको α/2 लिखा, ये भी क्या लिख दिया, α/2, तो ये रीजन क्या बना, ये टोटल तो 1 होता है, ये पूरा एरिया 1 अगर कंसीडर कर ले, तो ये जो रीजन बना, जो बचा हुआ है, जो एक्सेप्टेंस रीजन है, ये मेरा क्या बन जाएगा, 1 - अल्फा बनेगा, ठीक है। तो ये अल्फा क्या है, अल्फा इसका मतलब वो एरर है जो क्या आ गया, देखिए अल्फा वैल्यू कब आएगी उस जेड की, जब हम इससे बाहर चले जाएं या तो इससे ग्रेटर चले जाएं या इससे ज़्यादा, यानी 1.96 से भी ज़्यादा अंतर आ जाए, x बार प्लस 1. यानी इस रीजन से बाहर, तो α/2 और α/2, यानी इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि H0 ट्रू है और हमने इसको एक्सेप्टेंस, इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट किया या नहीं करा। तो यानी अगर ये ट्रू है और एक्सेप्ट कर लिया हमने, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर ही नहीं है, एक्सेप्ट कर लिया आपने, भी ट्रू था, सही है, कि इसका मतलब इस रीजन में था और हमने कहा कि हमने इसको मान लिया कि वो ट्रू है और हमने अप्रूव कर दिया, ठीक है, स्टेटमेंट को। दूसरा क्या है, ये तो गलत है, H0 गलत है, फिर भी हमने क्या कर लिया, एक्सेप्टेंस रीजन में मान लिया उसको, यानी एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, है क्या वो गलत है, यानी आ रहा था इस रीजन में और फिर भी हम ट्रू मान रहे हैं, तो इस रीजन में आ रहा है, तो उसकी हम बोलते हैं अल्फा, इस रीजन α/2 इस साइड, α/2 इस साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस रीजन, राइट। तो ये अल्फा, इसको बोलते हैं हम एरर टाइप ऑफ फर्स्ट हाइपोथेसिस में। दूसरा देखिए H1, यानी H1 ट्रू है, इसका मतलब ये वाला गलत है, यानी हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इसका मतलब इसको फिर भी क्या कर लिया हमने, एक्सेप्ट कर लिया, और इसको नॉट एक्सेप्टेड, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि गलत था तब भी एक्सेप्ट नहीं किया भाई। H1 ट्रू होने का मतलब क्या हुआ, H0 क्या था, फॉल्स था, ये नहीं था, सीधी सी बात है ना, उल्टे हैं एक दूसरे के, या मैं H0 ही लिख देता हूँ, चलो इसको
H0 लिख दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू है, एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट एक्सेप्टेड फॉल्स है, फिर नोट एक्सेप्टेड, इसका कोई मतलब नहीं है। ये है मतलब कि H0 था, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, राइट, फॉल्स है। देखिए H0 के अकॉर्डिंग बना देता हूँ कि H0 हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है, गलत है, और फिर भी हमने एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पे नोट एक्सेप्टेड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर सही है फिर भी आप नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम बोलते हैं एक्सेप्ट कर लिया, यानी मान लिया, इसको बोलते हैं बीटा, बीटा से लिखते हैं, और ये हो गई एरर टाइप सेकंड। तो दो तरह की एरर है हमारे पास हाइपोथेसिस चेक करने में। पहली क्या है, ये तो इसको तो बोलते हैं हम पावर ऑफ टेस्ट, ठीक है, ये पावर ऑफ टेस्ट है, कितना पावर हमारे टेस्ट में, अगर बीटा जितना कम होगा उतना ही हमारे, यानी पावर क्या होगी, कम होगी, या पावर ऑफ टेस्ट बोल दिया। एक जो एरर हुई कि सही था, हमने मान लिया, भूल, बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट जैसा था वैसा ही मान लिया। ये कह रहा है कि फॉल्स है, H0 गलत है, जो हमने कहा वो 23 नहीं आ रहा, फिर भी हमने मान लिया, ज़बरदस्ती मान लिया कि नहीं 23 आ रहा है, तो वो जो एरर है ना वो होगी एरर टाइप फर्स्ट। इसको हम बोलते हैं जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिस्क ऑफ कंज्यूमर एरर, ठीक है, कंज्यूमर के रिस्क की एरर है वो, राइट, यानी उपभोक्ता का रिस्क है उसमें। उसको कहा कि 23 नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ एक ट्यूबलाइट है ना, वो 1000 घंटे जलती है, हमने चेक किया हाइपोथेसिस सैंपल लेके, और हमने पाया कि नहीं 1000 नहीं है, फिर भी वो खरीद रहा है, तो कंज्यूमर की रिस्क है। तो ये हो गई हमारी अल्फा। इस रिस्क को एरर टाइप फर्स्ट बोलते हैं। दूसरी कौन सी है, एरर टाइप सेकंड। अब देखिए जितना आपका टेस्ट, ये क्या है, पावर ऑफ टेस्ट, कितना सही बताता है हमें। देखिए पावर ऑफ टेस्ट का मतलब क्या होगा कि ये बता रहा है हमें कि जो हमने टेस्ट किया था वो कितना पावरफुल है, कितना सही रिजल्ट दे रहा है। ये क्या है, देखिए ये H0 फॉल्स है, फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हो आप, ठीक है, फिर भी क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब H1 के लिए। तो वो क्या बताता है, पावर बता देता है कि इतनी पावर है इस टेस्ट में कि वो गलत को गलत बता रहा है। वो ये दो एरर होती हैं, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, पहली बात ध्यान रखना, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकती। इसको जितना कम करेंगे उतना बढ़िया है, इसको भी कम करना होता है, यानी जो पावर है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, पावर ऑफ टेस्ट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी। तो इसका यानी इन दोनों को हमारा जो पर्पज़ है वो क्या है, मिनिमम रखना होता है, मिनिमम वैल्यू लेके आनी होती है। तो ये हमारी टेस्ट टाइप्स ऑफ एरर हो गई हाइपोथेसिस में। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि नल हाइपोथेसिस डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं हाइपोथेसिस बनाने की, क्या मेथड है, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिए। देखिए मैंने दो चीज़ें आज डिस्कस की, एक तो हाइपोथेसिस का एक्सेप्टेंस रीजन, रिजेक्टेड रीजन क्या होता है, लिमिट्स कैसे निकालते हैं। देखिए लिमिट निकालने का मतलब ये 2 साइडेड है, अगर 1 साइडेड होता तो मैं सिर्फ एक साइड ही लेता उसमें, ठीक है। ये 2 साइडेड टेस्ट है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अगर इस रीजन में मेरा वैल्यू z की आती है, z मैंने आपको बताया था कि x बार माइनस म्यू पॉपुलेशन का अपॉन स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, वो आ जाती है। तो उससे अगर ये वैल्यू इससे भी ज़्यादा आ जाती है तो वो रिजेक्टेड रीजन में आ जाएगी, यानी ये वाला केस हो जाएगा। हम उसको एक्सेप्ट करें या ना करें वो हमारी मर्जी है। अगर एक्सेप्ट कर लिया गलत के बाद भी तो ये होगी एरर टाइप फर्स्ट, जिसको क्या बोलते हैं, रिस्क ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। दूसरी कौन सी एरर है कि H1 जो था ना वो गलत है, ठीक है, यानी इस रीजन में था, यहाँ था, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टाइप सेकंड होगी, जिसको हम पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं कि एग्जैक्ट रिजल्ट देने में कितना हेल्पफुल है।